कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बालक बच गया अध्याय में बालक ने इनाम में क्या मांगा था। तो आपको याद है कि जब बच्चे से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे थे, बच्चा जवाब देता जा रहा था, लेकिन अंत में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसके सिर पे हाथ फेरा, उसको आशीर्वाद दिया और पूछा, बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। तो बच्चे ने मांगा। बच्चे ने सोच विचार किया थोड़ी देर के लिए। उसके 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 पिता जो संस्था प्रधान थे और बाकी जो शिक्षक थे वो ये सोच रहे थे कि देखते हैं कौन सी किताब मांगता है, लेकिन बच्चे ने मांग लिया, बच्चों, लड्डू। मुझे तो लड्डू चाहिए। तो उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति थी बालक की, वो बाहर निकल गई और बालक बच गया। जो हमने अध्याय पढ़ा है, इसका मूल संदेश क्या है? मूल संदेश ये है कि बच्चे पर शिक्षा थोपी नहीं जाए, बच्चे को सही उम्र में सही शिक्षा दी जाए, ये इसका मूल संदेश है। तो सही जवाब हुआ बच्चों पहले का ऑप्शन द, लड्डू मांगा था उस बच्चे ने। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि मां की कुल शिक्षा मैंने दी। कवि निराला ने पुत्री सरोज को कुल शिक्षा क्यों दी थी? क्या कारण था कि निराला को यह जिम्मेदारी निभानी पड़ी? ऑप्शन एक है मां का देहांत हो गया था। ऑप्शन दो है मां ननियाल चली गई थी, पुत्री ननियाल में रहती थी या वह मां से घृणा करती थी, तो मां का देहांत हो गया था, इसीलिए निराला को सारी जिम्मेदारियां थी वो निभानी पड़ी थी। और इसी में निराला ने अपनी पुत्री की तुलना शकुंतला से करी है। क्यों करी है? क्योंकि शकुंतला का भी जब विवाह हुआ था तो उस समय उसकी भी मां नहीं थी। आइए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन अ। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा। आधुनिक हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य में किसके नाटक शुक्ल जी को बहुत प्रिय थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब। प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ में हमने देखा कि इनके पिताजी रोज शाम को जो है रामचरितमानस और रामचंद्रिका ये किताबें सुनाते थे। साथ ही साथ भारतेंदु जी के नाटक भी जो है वो वहां पे उन्हें प्रिय थे। और ये भारतेंदु जी के नाटक पढ़ करके आचार्य शुक्ल जी भारतेंदु जी से इतने प्रभावित हुए कि जब उनके पिताजी का ट्रांसफर जब वहां पे हुआ, ये लोग वहां पे गए थे और वहां गए तो उन्होंने देखा कि उनके पिताजी जो मित्र थे इनके, भारतेंदु जी के एक मित्र आचार्य बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, वो वहां पे रहते थे, तो उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए गए थे। तो बच्चों उन्हें भारतेंदु जी के नाटक बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत ही हाँ, इनको जो है बहुत प्रिय थे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन भारतेंदु जी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला चौथा प्रश्न है कि संबदिया कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो संबदिया जो है ये फणेश्वर नाथ रेणु की बच्चों कहानी है और इसमें एक संबदिये के द्वारा एक मार्मिक संदेश को पहुंचाने के लिए उसे भेजा गया था और ये एक प्रकार की आंचलिक कहानी है। एक आंचलिक कथाकार रहे हैं फणेश्वर नाथ रेणु, जैसे हमने हिंदी कंपलसरी में भी इनकी कहानी पढ़ी पहलवान की ढोलक, तो वो भी फणेश्वर नाथ रेणु की है और फणेश्वर नाथ रेणु आंचलिक कथाकार माने जाते हैं। तो ये कहानी संबदिया भी एक आंचलिक कहानी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ, आंचलिक कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। सूरदास की झोपड़ी, सूरदास की झोपड़ी कथा में प्रधान पात्र कौन है? देखो कई सारे पात्र हैं वहां पे, सूरदास भी है, वहां पे जगधर भी है ना, और भी कई सारे हैं, भैरव है, सुबागी है। तो यहाँ पे प्रधान पात्र कौन है? तो मुख्य पात्र यहाँ पे सूरदास है। क्यों? क्योंकि सूरदास के माध्यम से अंत में यहाँ पे कथाकार मुंशी प्रेमचंद ये संदेश देना चाहते हैं कि हमेशा हमें सृजनशील बने रहना चाहिए। जब सूरदास से पूछा ना कि अगर अगली बार तुम बनाओगे अब क्या करेंगे, तो क्या हम दोबारा बनाएंगे, दोबारा बनाएंगे, और अगर दोबारा जला दी तो क्या करेंगे, और बनाएंगे, अगर 100 बार बनाएंगे, 100 बार जलाएगा तो 100 बार बनाएंगे, लाख बार जलाएगा तो लाख बार बनाएंगे। तो लगातार जीवन में काम करते रहना और एक प्रकार से सृजनशील बने रहना, किसी के मन में बैर भाव नहीं रखना, इस प्रकार का संदेश हमें इस कहानी से मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, नेक्स्ट छठा प्रश्न। मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने बूंद की विशेषता को बताया है। बूंद की कैसी विशेषता को बताया है? तो आपको याद होगा जब हम कविता पढ़ते हैं, पानी की लहर आती है और वहां पे समुद्र के किनारे से टकराती है, कुछ झाग बनते हैं, पानी की बूंद ऊपर उछलती है,
थोड़ी देर अस्तित्व में रहती है और पुनः उसी पानी में, उसी समुद्र के जल में विलीन हो जाती है। तो ये क्षण भंगुरता, थोड़ी देर के लिए अस्तित्व में रहना, और यही चीज हम इस जगत पर भी लागू होती है, मनुष्यों पर भी लागू होती है, क्षण भंगुरता को बताया है। तो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन अ इसका, क्षण भंगुरता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि 7वां प्रश्न यह है कि सरोज स्मृति कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है। यह प्रश्न तो पहले भी आया हुआ बच्चों कि छंद, इसमें मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें न तो मात्रिक छंद है न वर्णिक छंद है, इसमें दोनों छंदों को छोड़ करके कवि ने इस कविता की रचना करी है। तो इसलिए ये मुक्त छंद में वर्णित रचना है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन स, मुक्त छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां कि 12 मासा जायसी की किस रचना का अंश है। तो 12 मासा जो कविता है, इसमें 12 मासे में मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है कि रतन सेन जब लंका चले जाते हैं तो उसके पीछे जो उसकी वीरहिणी पत्नी है नागमती, उसकी वीर व्यथा का वर्णन किया है। और ये वीर व्यथा का वर्णन जो कुछ भी किया है, ये पद्मावत जो इनका ग्रंथ है ना, पद्मावत में इन्होंने किया है, क्योंकि वो रतन सेन पद्मिनी को लेने के लिए वहां पे जाते हैं और फिर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम 12 मासों में है। तो हमारे जो सिलेबस है उसमें तो केवल 4 महीनों का वर्णन है, तो उसमें नागमती वाला अंश आया हुआ है। तो राइट आंसर रहेगा इसमें पद्मावत। बाकी अखरावाट, आखिरी कलाम, ये रचनाएं भी मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में यह कहा गया है कि सूरदास की झोपड़ी में किस वर्ग की व्यथा का अंकन किया गया है। तो सूरदास की झोपड़ी में हमने देखा एक गरीब बेचारा अंधा व्यक्ति, शोषित, पीड़ित। तो यहाँ पे हम दलित और शोषित है और उच्च वर्ग का तो है ही नहीं। वैसे अगर बात करें हम मुंशी प्रेमचंद जी की, क्योंकि सूरदास की झोपड़ी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, और ये जो कहानी है ना बच्चों, इसमें हाँ, एक बात और मुझे याद आई, कल एक प्रश्न आया था कि सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है। तो ये उनके रंगभूमि उपन्यास का अंश है। कल मिस्टेक से कुछ गलत बता दिया था, रंगभूमि, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये उनकी रंगभूमि उपन्यास का अंश है। और अपनी समस्त रचनाओं में मुंशी प्रेमचंद जी ने निचले तबके के लोगों को ही अपना पात्र बनाया है, अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। गरीब और कमजोर और किसान और इस प्रकार के लोगों को ही इन्होंने अपने काव्य में जो है वो शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों अगला कि अपना मालवा पाठ किस समस्या की ओर इंगित करता है। तो हमें पता है ना कि प्रभास जोशी के द्वारा लिखित अपना मालवा, खाऊ उजाड़ू सभ्यता, ये उनके स्तंभ में एक समाचार पत्र में छपा हुआ उनका स्तंभ था। और इसमें ये विशेष रूप से पर्यावरण और जो प्राकृतिक जो वनस्पति है उसके विनाश की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं, जल और पर्यावरण की तरफ हमारा ध्यान दिलाते हैं, महंगाई की तरफ नहीं, बेरोजगारी की तरफ नहीं, महामारी की तरफ नहीं, बल्कि ये विकास के नाम पर जो पर्यावरण का विनाश हो रहा है और जो विस्थापन हो रहा है उसकी तरफ ये ध्यान दिलाते हैं। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां प्रश्न है कि कमल पत्र को क्या कहते हैं। याद है बिस्कोर की माटी, विश्वनाथ। तो विश्वनाथ वहां पे अनेक सारी चीजों, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली कितनी ही सारी चीजों का वर्णन करते हैं, कितने ही प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन करते हैं। उसी में उन्होंने एक जगह कमल पत्र की बात करी थी। क्या कहते हैं उसे, भसीन, पुरहीन, कमलगट्टा या कमलनाल। तो बच्चों उसे पुरहीन कहा गया है, उसमें उसे पुरहीन कहा गया है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि बच्चों हमारा ऐप है एजुकेशन राइज। इस ऐप पे हमने कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल करवाए हैं आपको, और पूरा कोर्स मिलेगा आपको। उस कोर्स में पीडीएफ के रूप में नोट्स, वीडियोस, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। और ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, इसका राइट आंसर रहेगा पुरहीन। अगला प्रश्न है कि डगडग रोटी पग पग नीर, डगडग रोटी पग पग नीर किस धरती को कहा गया है। तो मालवा के लिए पहले ऐसा कहा जाता था कि डग डग पर रोटी मिलती है, थोड़ी थोड़ी दूर पर भोजन मिल जाता था, अनाज इतना था वहां पे, और जगह जगह पानी मिल जाता था, क्योंकि वहां पे हरियाली थी, पानी खूब बरसता था, बारिश खूब होती थी, इतना हरा भरा, इतना घना बसा प्रदेश था मालवा। लेकिन अब तो उजाड़ हो गया है, उजाड़ की सभ्यता का विकास करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा कि किस धरती के लिए कहा गया है भाई, ये यहाँ पे मालव धरती के लिए कहा गया है, मालवा की धरती के लिए कहा गया है। इस पाठ के लेखक हैं प्रभास जोशी। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है कि 13वां
13वां प्रश्न है मामा मामी का रहा प्यार, मामा मामी के प्यार की तुलना किससे की गई है? तो मामा मामी का रहा प्यार, मामा मामी का रहा प्यार और जलद धरासों भेंट रहा। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर रहेगा भाई जलद धरा, यानी जिस तरीके से जलद बादल, जलद का मतलब होता है जल देने वाला, द का मतलब होता है देने वाला, जल देने वाला कौन देता है? बादल। तो जिस तरीके से बादल इस धरती को प्यार देता है, इस धरती को ठंडक देता है, इस धरती को पानी देता है और इसको तृप्त करता है, उसी तरीके से यहाँ पर उसके मामा मामी ने उस पर हमेशा स्नेह बरसाया, बारिश की तरह, बादलों की तरह प्यार बरसाया है। तो राइट आंसर रहेगा भाई जलद धरा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों 14वां प्रश्न है कि नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त अंग है जिसके माध्यम से कथा की गति बनी रहती है। तो कौन सा अंग है नाटक का जो गति बनाए रखता है नाटक में? कविता है, गीत है, संवाद है, या इसमें से कोई नहीं? तो नाटक में तो भाई सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चों संवाद, एक दूसरे से वार्तालाप जो करते हैं पात्र, जो बोलते हैं, जो कुछ कहते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, जो हंसाते हैं लोगों को, जो कोई शिक्षा देते हैं, तो वो संवाद कहलाते हैं। तो नाटक में संवाद बहुत ही जरूरी है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन स। बच्चों ये क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर करना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है। अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया बच्चों तो हम इतनी मेहनत करते हैं, हम और मोटिवेट कैसे होंगे? इसलिए क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, लाइक कीजिए ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेट होकर के आपके लिए इसी प्रकार की क्लासें लगातार लाता रहूंगा। कितनी सारी क्लासेस चलती है हमारी, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, 6 सब्जेक्ट हम आपके लिए अवेलेबल कराते हैं, और आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, ऐप में सब जगह मिल जाएगी। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि समाचार लेखन के ककार होते हैं। तो समाचार लेखन में आप सबको पता है, हमने कई बार पढ़ा है इस प्रश्न को, 6 ककार होते हैं, और ये 6 ककार होते हैं बच्चों। इसमें से 4 ककार जो है वो पहले होते हैं जिनका प्रयोग हम मुखड़े में या फिर इंट्रो में करते हैं, यानी समाचार लेखन। और फिर 2 ककार होते हैं वो तथ्यात्मक होते हैं, ये तथ्यात्मक होते हैं, और ये जो है वो तथ्यात्मक या सूचनात्मक होते हैं। तो इसमें जो 6 ककार होते हैं, इन 6 ककार में बच्चों राइट आंसर तो रहेगा 6 ककार। पहले के जो 4 ककार होते हैं वो होते हैं कौन, क्या, कब और कैसे। कौन, क्या, कब, कैसे। हमने अच्छी तरह पिछले वीडियो में देखा भी था, सारी ये चीजें करी थी हमने, लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 15वां के बाद 16वां प्रश्न है कि हिंदी क्या एक पुस्तकालय किसने खोला था? पंडित केदारनाथ पाठक ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बालकृष्ण शर्मा ने, या वामना आचार्य गिरी ने? तो भाई पाठक जो थे केदारनाथ पाठक, इन्होंने खोला था एक पुस्तकालय, ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जो कि मिर्जापुर में रहते थे। हमीरपुर से जब ये लोग मिर्जापुर गए थे, ट्रांसफर हुआ था, तो मिर्जापुर में रहते थे, और भारतेंदु स्वयं काशी में रहते थे। उसके बाद एक वामनाचार्य गिरी जी भी आए थे वहां पे, और ये बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। इन्होंने एक पंक्ति कही थी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में, जैसे खड़ी नारी मुगलाने की, है ना, तो उनको देख करके ये बात कही थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है बच्चों, 17वां प्रश्न है कि किसी अखबार की अपनी आवाज किसे माना जाता है? तो कोई भी जो न्यूज़पेपर होता है बच्चों, उस न्यूज़पेपर के अंदर बीच में एक पृष्ठ आता है जिसे हम संपादकीय पृष्ठ कहते हैं। तो ये संपादकीय पृष्ठ उस अखबार का अपना क्या होता है? अपनी खुद की आवाज माना जाता है। और ये संपादकीय किसी भी समाचार पत्र का महत्वपूर्ण जो है वो एक प्रकार से पेज कहते हैं होता है, ठीक है। आलेख जो है, ये आलेख जो है बच्चों लेख का ही छोटा रूप होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे पत्रकार जो है वो जैसे 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं, और समाचार जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न यह है कि सूरदास की झोंपड़ी पाठ में सत्ता और पूंजी गठजोड़ का प्रतीक किसे माना गया है? तो याद है ना आपको, एक तरफ जगतर, एक तरफ भैरव, है ना, और ये सब मिले हुए थे, और इस तरीके से परेशान किया था बेचारे उस सूरदास को, उस भोले, उस गरीब और उस अंधे आदमी को। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न ये पूछा है कि भाई ये गठजोड़ किसे माना है? तो गठजोड़ माना है जगदर को, क्योंकि जगदर ही जो है वो भैरव को भड़काता है, और वो ईर्ष्या करता है कि भाई इस सूरदास के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। तो इसीलिए इसका राइट आंसर रहेगा जगधर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न है बच्चों 19वां कि संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को मीडिया की भाषा में क्या कहते हैं। तो जो संवाददाता होते हैं, जो उनको जो जिसको जिस काम से इंटरेस्ट होता है, जिस काम में उसको इंटरेस्ट होता है, जो काम उसको अच्छा लगता है या जिस काम में वो विशेषज्ञ होता है, उससे रिलेटेड जो काम उसको दिया जाता है तो उसे बच्चों हम कहते हैं बीट कहते हैं, है ना, जिसे विशेष लेखन भी कहते हैं। मतलब विशेष लेखन क्या होता है कि वो एक काम के विशिष्टीकरण पर आधारित होता है और इसे बीट कहते हैं। तो याद रखना है आपको, आंसर इसका रहेगा बीट जो है वो कहते हैं। मीडिया की भाषा में जो काम का विभाजन होता है या फिर से कार्य विभाजन कहते हैं, विशिष्टीकरण के आधार पर कार्य का विभाजन बीट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 20वां प्रश्न है कि नाटक में सब टेक्स्ट क्या होता है। तो जो नाटक होते हैं उसमें लिखे और बोले जाने वाले संवादों से भी ज्यादा उन संवादों के पीछे नीत अनलिखे और अनकहे संवाद की ओर ले जाना, जिन्हें अंग्रेजी में हम सब टेक्स्ट कहते हैं। तो कुछ तो लिखे हुए रहते हैं जो बोले जाने हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लिखे हुए नहीं हैं, तो वो सब टेक्स्ट कहलाते हैं। तो बच्चों और भी है क्वेश्चंस तो, लेकिन आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस, बाकी की जो वो कल वाले क्लास में लेंगे हम सारे के सारे क्वेश्चंस। कैसे लगी ये क्लास आपको वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज करके जाइएगा। और नेक्स्ट आपको फिर शाम को 6 बजे अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो शाम को 6 बजे क्लास मिलेगी, तो उसे जरूर ज्वाइन करिए। वो रहेगी हिस्ट्री के मॉडल पेपर्स हम करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।